नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करेंगे दोस्तों बादरा आसपास खबरों की, देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट आपको बताते हैं। मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी दोस्तों आपको देते हैं। आज भी शुरुआत करते हैं दोस्तों बादरा की प्रमुख खबर से। और आज भी किसानों ने कस्बे के मेन मुख्य रोड को जाम किए रखा दोस्तों, डीएपी की मांग को लेकर। जो पिछले 2 दिनों से डीएपी को लेकर किसान बड़ी संख्या में बादरा कस्बे में कृषि भवन के आगे डेरा डाले हुए हैं और साथ में ही जहां से बीज की दुकान पर कट्टे उपलब्ध हो रहे हैं डीएपी के, वहां बड़ी संख्या में किसानों की भीड़ टोकन हाथ में लिए दिखाई देती है। और आज स्थिति उस समय विकट हो गई जब बड़ी संख्या में टोकन बांट दिए गए लेकिन किसानों को डीएपी नहीं मिली। दोस्तों, जो दुकान काशीराम मदनलाल सिनेमा हॉल के पास, पुराना जो कृष्णा टाकीज हॉल है उसके पास में जो बीज की दुकान है, वहाँ से लगातार 2 दिन से दोस्तों डीएपी उपलब्ध करवाई जा रही है किसानों को। टोकन देकर जो किसान है वो टोकन लेने के बाद में यहाँ दुकान पर आ धमकते हैं और उसके बाद में जो परिस्थितियाँ हैं, व्यवस्था है, वो बिल्कुल अव्यवस्था का शिकार बनी हुई दिखाई दे रही है। प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था यहाँ नहीं बनाई जाती। दोस्तों, आखिर ऐसे संचालकों को, ऐसे दुकानदारों को ऐसी जिम्मेवारियां क्यों सौंपी जाती है विभाग द्वारा, जब वो इसका संचालन ठीक ढंग से कर ही नहीं पाए। दोस्तों, आज परिस्थितियां उस समय विकट हो गई जब 2000 से कहीं अधिक टोकन बांट दिए गए और खाद सिर्फ 800 कट्टे उर्वरक के थे, डीएपी के थे, जो कि संचालक द्वारा, दुकानदार द्वारा कहा गया कि मात्र हमारे पास 800 कट्टे ही आए थे, वो हमने किसानों को दे दिए। उसके बाद में और आएंगे तो हम और दे देंगे। आखिर और कब आएंगे? टोकन ज़्यादा कैसे काटे गए? और जो विधायक ने पोस्ट की, आज एक पोस्ट विधायक की फेसबुक पर दोस्तों चर्चा का विषय बनी थी। बताया जा रहा था कि 2000 डीएपी के कट्टे उपलब्ध है और कल रात्रि को दोस्तों आज सूरतगढ़ से बादरा पहुंच जाने थे ये 6000 डीएपी के कट्टे। 5000 माफ़ कीजिएगा, पोस्ट के अनुसार 7000 कट्टे आज वितरण करने थे लेकिन हुए मात्र 800। उसके बाद में प्रशासन द्वारा दोस्तों, विभाग द्वारा समझाइश के बाद किसान माने और उनको कल एक बार फिर जो जिनके पास टोकन है उनको डीएपी उपलब्ध करवाई जाएगी। रास्ता जाम कर दिया गया। दोस्तों, आज परिस्थितियां इस प्रकार रही कि किसानों को ऐसा लगने लगा कि उनके साथ छलावा हो रहा है, प्रशासन उनके साथ छलावा कर रहा है। और विधायक जैसे दोस्तों सबसे बड़े जनप्रतिनिधि होने के बावजूद भी इस प्रकार की पोस्ट खाली वाहवाही लूटने के लिए दोस्तों जो पोस्टें की जाती है उसका फिर तुक क्या है? अगर आप उस पोस्ट के अनुसार जो बैग आपने लिखे हैं वो आप दिलवा नहीं सकते, उपलब्ध करवा नहीं सकते, और जिस दुकान का किसानों को टोकन दिया जा रहा है उस दुकान पर डीएपी उपलब्ध है ही नहीं, तो वो डीएपी आखिर जाती कहाँ है? तो दोस्तों, ये बहुत बड़े सवाल है और जनप्रतिनिधियों से हमारा साफ संदेश के माध्यम से निवेदन है कि किसानों के साथ इस प्रकार का भद्दा मजाक ना करें। जितनी बैग डीएपी आई है उतनी बैग के टोकन जारी करें और उसके बाद में सही परिस्थितियों से अवगत कराएं, क्योंकि किसान दूर दराज से अपना किराया भाड़ा और गाड़ियों को भाड़े करके दोस्तों बादरा आते हैं और जब डीएपी नहीं मिलती तो वो गाड़ियों का किराया भाड़ा भी उनको जेब से देना पड़ता है। और किस कदर महंगा सौदा पड़ता जा रहा है किसानों के लिए। दोस्तों, 1350 रुपये का जो एक कट्टा डीएपी का मिलता है वो किसानों को आखिर 4 से 5000 तक पड़ेगा और 4000 तक तो ब्लैक में वैसे ही डीएपी के कट्टे उपलब्ध हो जाते हैं आसपास हमारे पड़ोसी राज्य आदि से। तो दोस्तों, सरकार की ये व्यवस्था किसानों को कहाँ फ़ायदा पहुँचा रही है? विधायक को इसमें दखल देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में जो ज़रूरत है डीएपी की वो किसानों को उपलब्ध करवानी चाहिए।
दोस्तों वर्तमान में किसान एक प्रकार से सड़कों पर उतरा हुआ है और आक्रोशित है, और ऐसे में किसी जनप्रतिनिधि द्वारा इस प्रकार की पोस्ट डालकर और फिर किसानों को वो डीएपी ना मिले, उनको सड़क जाम करनी पड़े, बाजार की सारी आवागमन व्यवस्था ठप करनी पड़े, तो दोस्तों कहाँ इसमें ये समझदारी वाली बात है। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो लगभग लगातार आज 23वें दिन भी किसानों का धरना जो है फसल बीमा क्लेम को लेकर वो डुंगराना में अभी भी लगा हुआ है। और 20 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन जो था, उपखंड का घेराव जो था, वो आगे भूख हड़ताल में भी बदले जाने की चेतावनी अब बजरंग सहारण ने दी है और नंगे पांव उपखंड का घेराव करेंगे बड़ी संख्या में किसान। और इसको लेकर दोस्तों लगभग 5 से 7-8 रोज़ाना गाँवों में जनसभाएं की जा रही है और 20 तक ये जनसभाएं जारी रहेगी दोस्तों। और आज भी राखी, मुंदड़िया बड़ा, मुंदड़िया छोटा, रसलाना, बोझला, मलसीसर आदि गाँवों का दौरा किया गया बजरंग सहारण द्वारा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 20 अक्टूबर को बादरा उपखंड कार्यालय में पहुंचने का न्योता किसानों को दिया जा रहा है। दोस्तों फसल बीमा क्लेम जो रुका हुआ है उसको लेकर किसान अब कमर कस चुके हैं और उससे डरकर कहीं ना कहीं पहली बार विधायक की बौखलाहट दिखाई दे रही है। दोस्तों 20 अक्टूबर को उपखंड का घेराव है और विधायक ने घोषणा की है कि 18 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन करेंगे जो फसल बीमा क्लेम किसानों का रोका हुआ है उसको लेकर। तो इससे क्या समझे, कहीं ना कहीं विधायक को ये लगने लगा है कि बजरंग सहारण जो किसानों के साथ मिलकर एक प्रकार से अभियान चलाए हुए हैं, किसानों की मांग बुलंद किए हुए हैं, आवाज़ बुलंद किए हुए हैं, उससे उनको खतरा उत्पन्न हो रहा है और आने वाले समय में उनका सुपड़ा साफ हो सकता है और यहाँ क्षेत्र से किसान नेता के रूप में बजरंग सहारण उभर सकते हैं। दोस्तों अभी बजरंग सहारण का कद इतना बड़ा नहीं है कि वो बलवान पूनिया या संजीव बेनीवाल जैसे बड़े दिग्गज नेताओं को टक्कर दे सके, लेकिन जैसे जैसे बजरंग सहारण अपने धरना प्रदर्शनों का सफल संचालन करते जा रहे हैं, प्रदर्शन करते जा रहे हैं, उससे ये एक छोटा सा नेता किसान नेता बनकर एक बड़ा दाव खेलने के लिए 2023 के चुनाव में कमर कस चुका है। दोस्तों इससे डरने की ज़रूरत है इन सभी दिग्गज बड़े नेताओं को, क्योंकि किसानों का रुख जो है और वर्तमान में जो छलावा एक प्रकार से सरकारों द्वारा किसानों के साथ किया जा रहा है, चाहे वो पानी का मुद्दा हो, सिंचाई का, चाहे पेयजल का मुद्दा हो और चाहे वो डीएपी का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, और दोस्तों चाहे वो मुद्दा फसल बीमा क्लेम का मुद्दा हो, बीज का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर किसान त्रस्त है, परेशान है, हैरान है कि आखिर कांग्रेस के इस शासनकाल में उनकी इस दुर्गति का जिम्मेवार कौन है, जवाबदेह कौन है। दोस्तों किसान नेता की हवा निकलती हुई बादरा क्षेत्र में दिखाई दे रही है, क्योंकि किसान नेता बलवान पूनिया को वर्तमान में बहुत बड़े बुरे हालातों से गुजरना पड़ रहा है। तो सरकार स्थिर हो गई, उनके जो विकास कार्य करवाने के मंसूबे थे वो दोस्तों पूरे नहीं हो पा रहे। ये क्षेत्र के लोगों को बेहद दुख की भी बात है दोस्तों, अगर उनमें से विकास कार्य पूरे होते तो क्षेत्र के लोगों को कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा होता और इससे बलवान पूनिया की छवि को भी बहुत फ़ायदा होता दोस्तों, क्योंकि अब वो कार्य उस गति से नहीं हो रहे, क्योंकि सरकार एक प्रकार से अस्थिर है और अंतिम बजट फरवरी महीने में आ सकता है दोस्तों। तो अंतिम बजट में अब क्या योजनाएं बादरा क्षेत्र के लिए और पूरे राजस्थान के लिए ये कांग्रेस सरकार और हमारे विधायक बलवान पूनिया के दोस्तों दिमाग में है, उनके तर्कस में है, और वो तीर के रूप में चलाकर इस क्षेत्र से कैसे वाहवाही लूट सकते हैं और कैसे इस क्षेत्र की जनता को जो है वो लाभ पहुंचा सकते हैं। दोस्तों हम बात करें अगर इस धरना प्रदर्शन की, तो 20 तारीख को जो घेराव किया जा रहा है वो दिशा निर्देश तय करेगा आने वाले कुछ समय के लिए बादरा विधानसभा की, और ये धरना प्रदर्शन कितना बड़ा हो सकता है ये भी देखने वाली बात है। अगर ये धरना प्रदर्शन ज़्यादा प्रभावशाली साबित नहीं हुआ
तो कहीं ना कहीं इसका आंशिक लाभ बलवान पूनिया को ही मिलेगा। बजरंग सारण को इसमें फिर फेलियर मान लिया जाएगा। तो इसलिए बजरंग सारण जुटे हैं दोस्तों गाँव में जनसभाएं करने के लिए, और बजरंग सारण का पूरा प्रयास रहेगा दोस्तों इस धरना प्रदर्शन को अपने अंजाम तक पहुंचाने का और किसानों को फसल बीमा क्लेम दिलाने का। और अब तक उन्होंने जितने भी 5-7 धरना प्रदर्शन किए हैं वो सफलता के परचम को लहराते हुए संपूर्ण किए गए हैं दोस्तों। इससे लगता है कि जिस प्रकार से मलसीसर में जो धरना प्रदर्शन चक्का जाम किया गया था, उसी तर्ज पर यह फसल बीमा क्लेम के लिए एक दूसरा सफल धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, क्योंकि बलवान पूनिया स्वयं विधायक भी आक्रोश रैली करने की बात कह रही है 18 अक्टूबर को, ताकि इस धरना प्रदर्शन के प्रति लोगों में वो रुझान ना रहे। दोस्तों देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन फिलहाल जो विधायकों की पोस्ट है पहले भी उसका भांडाफोड़ किया है बजरंग सारण ने दोस्तों। एक सीरियल वाई, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर अपने धरना प्रदर्शन के दौरान उनका संबोधन हो, चाहे वो रामगढ़ का जो सिंचाई को लेकर आंदोलन था उसमें भी हो, एक पोस्ट जो बलवान पूनिया करते हैं दोस्तों उनकी फ़ोटो कॉपियाँ निकाल कर उस पोस्टों की सच्चाई यहाँ दिखाई जाती है, किस प्रकार श्रेय लेने की होड़ लगी है। और दोस्तों बलवान पूनिया अक्सर अपने भाषणों में ये कहते हुए प्रतीत होते हैं कि जानसल निनाण सड़क बन रही है, डुंगराना सड़क वर्तमान में बहुत बड़े प्रोजेक्ट भादरा के विकास के लिए चल रहे हैं। ये अच्छी बात है क्षेत्र के लोगों के लिए, लेकिन मैं आपको जानकारी दूँ तो बताऊँ तो दोस्तों जो डुंगराना की सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है दोस्तों वो CRIF अर्थात सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के द्वारा तैयार हो रही है, जो कि 30 करोड़ का बजट है केंद्र सरकार का। 7 मीटर की चौड़ाई इस सड़क की होनी है। लगभग ये सड़क 4 से 4.5 मीटर तक ही चौड़ी थी, जिसको अब 7 मीटर चौड़ा बनाया जा रहा है। और ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत दोस्तों बनाई जा रही है। 19 मार्च को सावा में इसका एक प्रकार से नवीनीकरण शिलान्यास किया गया था राहुल कस्वां सांसद द्वारा। वहाँ दोस्तों संजीव बेनीवाल भाजपा के पूर्व विधायक भी मौजूद थे, सावा के सरपंच करमचंद नैन भी मौजूद थे, और महावीर पूनिया जो बीजेपी के चूरू के जिलाध्यक्ष है वो भी मौजूद थे। तो इस सड़क का निर्माण जो है वो केंद्र के द्वारा और केंद्र के बजट से केंद्र की योजना के तहत किया जा रहा है दोस्तों। बेकार में एक प्रकार से श्रेय लेने की होड़ विधायकों में एक प्रकार से ये गलत परंपराएं चल रही है दोस्तों। ऐसा नहीं होता कि विधायक कोई काम कराए और सांसद इसका कोई बेनिफिट लेना चाहिए या इसका कोई जो पोस्ट डालकर बेनिफिट ले दोस्तों, ऐसा बहुत कम देखा गया है। लेकिन हमारे क्षेत्र के विधायक द्वारा राजगढ़ की विधायक कृष्णा पूनिया के साथ भी दोस्तों जब राजगढ़ और भादरा सड़क के लिए पिछले से उससे भी पहले का जो बजट आया था, दूसरा जो बजट था, उस बजट में दोस्तों घोषणा की गई थी सड़क निर्माण की 34 करोड़ की लागत से, 137 करोड़ की लागत से ये जो भादरा और राजगढ़ की सड़क थी। लेकिन वो दूसरे बजट में भी नदारद थे, काम भी नहीं हो रहा। और अब भी ये लास्ट अंतिम बजट आ रहा है दोस्तों फरवरी माह में, लेकिन इस सड़क का कहीं जिक्र नहीं करते बलवान पूनिया अपने भाषणों में। लेकिन जो केंद्र द्वारा सड़कें बनाई जा रही है या उनकी कोई योजना है, जैसे जल जीवन मिशन योजना है दोस्तों, केंद्र और राज्य सरकार की ये मिश्रित स्कीम है, ये दोनों के सहयोग से बन रही है। केंद्र का भी इसमें 60% योगदान है। ऐसी योजनाओं का लाभ लेने से कहीं ना कहीं दोस्तों क्षेत्र के लोगों में भ्रांतियाँ फैलती है, और जो काम विधायक कोटे से करने हो दोस्तों वही अगर श्रेय लिए जाए तो कम से कम क्षेत्र के लोगों में कोई विधायक, कोई जनप्रतिनिधि अपनी विश्वसनीयता बहाल कर सकता है, उसकी अमिट छाप छोड़ सकता है दोस्तों। तो हम विधायक को यही कहेंगे कि आपके द्वारा किए गए विकास कार्यों को आप उनका श्रेय लें,
केंद्र की योजना का श्रेय आप लेकर क्षेत्र के लोगों को आप भ्रम में डालते हैं, और ऐसी योजनाओं का श्रेय अगर आपको लेना है तो उन कार्यों को पूर्ण करवाए, उनके प्रति जवाबदारी रखें। आपने दोस्तों श्रेय तो यहाँ जो नगर पालिका की तरफ से जो सीवरेज की सड़कें बन रही है उनका भी लिया जा रहा है, लेकिन सीवरेज की सड़कें हमने दिखाया था जो सावा रेलवे फाटक से लेकर जो पुलिया तक, सावा से आगे जो बादरा के बाईपास तक पुलिया है वहाँ तक ये जो सड़क अभी भी निर्माण हो रही है दोस्तों, उसका बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी उसके निर्माण कार्य के दौर में है। और वो सड़क इतनी जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है, नई बनाई गई सड़क, उसकी हमने कवरेज भी आपको गत दिनों दिखाई थी, 1-2 दिन में फिर आपको वो कवरेज हम दिखाने वाले हैं, किस कदर रोज़ाना वो सड़क धंसती जा रही है नीचे। ऐसी सड़कों का एक बार दोस्तों श्रेय तो लिया जा सकता है, लेकिन इन श्रेय के पीछे जो मानक, जो गुणवत्ता इन ठेकेदारों द्वारा सड़कों के निर्माण में रखी जा रही है और जो महीने 2 महीने में सड़कें टूट रही है उसको लेकर सख्ताई के साथ दिशा निर्देश नहीं दिए जाते। ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाता, उनको दंडित नहीं किया जाता, जबकि श्रेय लिया जाता है। दोस्तों ये क्षेत्र की जनता के साथ, कस्बे की जनता के साथ, विधानसभा की जनता के साथ अन्याय है, उनको भ्रम में डालने वाली परिस्थितियां उत्पन्न करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। दोस्तों अन्य खबरों की ओर अगर रुख करें तो स्वर्गीय कुलदीप शर्मा की दूसरी पुण्यतिथि पर दोस्तों जयपुर में आज SMS के ट्रामा सेंटर में स्थित जो ब्लड बैंक है वहाँ एक रक्तदान शिविर लगाया गया। इस रक्तदान शिविर का आयोजन जो है वो कुलदीप शर्मा के चहेते जो संदीप डुकिया आदि अनेक लोगों द्वारा किया गया दोस्तों, और इसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान भी किया। इसके अलावा दोस्तों प्रीपेयर एकेडमी में आज एक लाइब्रेरी का उद्घाटन समारोह हुआ, और इस उद्घाटन में मुख्य अतिथि उमा शंकर शर्मा रहे, जिन्होंने फीता काटकर इस लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। और विशिष्ट अतिथि में तहसीलदार जय कौशिक बादरा के उपस्थित रहे। अश्विनी पारिक जो कि जिलाध्यक्ष है विपर फाउंडेशन के, वो भी इसमें उपस्थित रहे। संचालक दिनेश शर्मा सनोप श्री रिचपाल शर्मा बांगवा के द्वारा दोस्तों इस लाइब्रेरी का संचालन किया जाएगा। और इस अवसर पर कृष्ण कुमार, राजेश कुमार शर्मा, देवीलाल शर्मा, भवरलाल शर्मा, आनंद जोशी, रविंद्र नाथ जी, नेकीराम शर्मा, मनोज कुमार शर्मा, कुलदीप शर्मा, दीवान दादीच, सतपाल दादीच, राजकुमार शर्मा, जयप्रकाश शर्मा आदि अनेकों शख्सियतें इस लाइब्रेरी उद्घाटन कार्यक्रम में शरीक हुई। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अन्य खबरों की ओर तो 26वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया दोस्तों जिला स्तर पर, और इसमें शिक्षा भूषण सम्मान से नवाजा गया अजितपुरा गांव की एक उस महान शख्सियत को जो कि भामाशाह भी है और समाज सेवी भी क्षेत्र में लंबे समय से बने हुए हैं। और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय अजितपुरा में वो अनेकों कार्य कर चुके हैं, सहयोग कर चुके हैं, जिसकी एवज में दोस्तों शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री द्वारा जो शिक्षा भूषण सम्मान है वो दिया गया श्री विश्व नारायण लाखलाण को। दोस्तों विश्व नारायण लाखलाण वो शख्सियत है अजितपुरा की जो कि एक भामाशाह समाज सेवी की छवि रखते हैं, और दोस्तों अनेकों कार्य इन्होंने स्कूल परिक्षेत्र में पूर्व में किए, जिसको लेकर इनको ये सम्मान दिया गया। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें आज क्या विशेष दिवस है इसको लेकर, तो आज दोस्तों 12 अक्टूबर को आज विन्नू माकड़ जो कि प्रसिद्ध क्रिकेटर है उनका जन्म 1946 को आज के दिन हुआ था। और विजय राजे सिंधिया जो कि दोस्तों वसुंधरा राजे सिंधिया की माता श्री है, उनका जन्म भी आज के दिन 1919 में हुआ था, जो कि धूमधाम से मनाया जा रहा है। और क्रिकेटर विजय मर्चेंट जो कि 1911 में आज के दिन जन्मे थे, इस महान क्रिकेटर का भी आज के दिन जन्म दिवस मनाया जाता है। और शिवराज पाटिल का जन्म 1935 को आज के दिन
मनाया जाता है, जो कि पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, राज्यपाल भी रह चुके हैं। राम मनोहर लोहिया, जो कि एक समाजवादी बहुत वरिष्ठ लीडर माने जाते हैं भारत के, 1967 में आज के दिन उनका निधन हुआ था। तो इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अन्य खबर की, तो नर्सेज एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश बेनीवाल के नेतृत्व में आज मुख्यमंत्री के नाम उपखंड महोदया को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जो तुगलकी फरमान राजस्थान सरकार द्वारा वर्तमान में जारी किया गया उसके विरुद्ध ये ज्ञापन था, जो कि नई पेंशन योजना समाप्त कर जो पुरानी पेंशन योजना लागू की गई थी, नर्सेज एसोसिएशन ने दोस्तों उस योजना का स्वागत किया था, जोर शोर के साथ किया था। लेकिन 31 दिसंबर तक जो राशि लगभग इस योजना के तहत 25% राशि जो आर्थिक संकट के चलते अधिकांश कर्मचारियों ने अपनी वेतन से जो 10% अंश उनका कटौती होता है दोस्तों, वो NSDL में जो डाली गई थी उसमें से निकाली गई थी 25% राशि। उसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया सरकार की तरफ से कि इस राशि को ना निकाला जाए, लेकिन उससे पहले ये राशि जो है अनेकों कर्मचारियों द्वारा निकाल ली गई दोस्तों आर्थिक संकट के चलते। अब सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया कि ऐसे कर्मचारियों को जिन्होंने ये राशि निकाली है वो 4 किस्त में 31 दिसंबर तक ये राशि जमा करा दे, अन्यथा उनको पुरानी पेंशन योजना से बाहर कर दिया गया, तो इस बाहर कर दिया जाएगा। तो इस तुगलकी फरमान के विरोध में दोस्तों नर्सेज एसोसिएशन द्वारा ज्ञापन दिया गया है और इसको तुरंत प्रभाव से वापस लेने की मांग की गई है दोस्तों। इसके अलावा मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज की जानकारी आपको देंगे दोस्तों। मंडियों के भाव आज नोर से शुरुआत करें तो मोट 5590 रुपये प्रति कुंटल आज बिके हैं। नोर में मूंग बिके 7330, ग्वार बिका है 4605, चना बिका है 4500, गेहूँ 2281 रुपये प्रति कुंटल, बाजरी के भाव 1841 और नरमा बिका है 8694 रुपये प्रति कुंटल। एलनाबाद मंडी में नरमा बिका है दोस्तों 8729 रुपये प्रति कुंटल, कपास बिकी है 8410, सरसों के भाव 5931, ग्वार के भाव 4517, जबकि गेहूं के भाव 2240 रुपये प्रति कुंटल रहे। बाजरा 1790 बिका है, मूंग बिका है 6700 और मूंगफली के भाव रहे हैं 5745 रुपये प्रति कुंटल। श्रीगंगानगर मंडी में आज नरमा के भाव रहे 8721, मूंग के भाव 7000, गेहूं के भाव 2318, जौ के भाव 2650, जबकि चना 4485, सरसों 5802 और ग्वार बिका है 4580 रुपये प्रति कुंटल। और सरसा मंडी में गेहूं बिका है 2280, नरमा बिका है 8800, जबकि कपास बिकी है 8377 रुपये प्रति कुंटल। और आज की अंतिम मंडी आदमपुर मंडी में ग्वार बिका है 4400, चना बिका है 4700 और नरमा बिका है 8960 रुपये प्रति कुंटल। तो फसलों में आज कुछ मंदी का दौर रहा, चाहे वो ग्वार हो, सरसों हो या फिर नरमा हो दोस्तों, इसमें मंदी का आज दौर रहा। और मौसम का मिजाज आज बताएं तो आज 12 अक्टूबर को 29 से 31 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहा। 7 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलती रही, लगभग 60 से 70% बादल दिन भर छाए रहे। 23 से 30 डिग्री लगभग टेम्परेचर देर शाम रात्रि 12 बजे तक रहेगा। 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी, बादल बिल्कुल नहीं होंगे। मौसम आज रात्रि को बिल्कुल साफ होगा। और कल 13 अक्टूबर को मौसम कैसा रहेगा, 23 से 29 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को रहेगा और 32 डिग्री दोपहर को मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा। देर शाम को दोस्तों न्यूनतम 27 डिग्री और अधिकतम 31 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और कल रात्रि को बादल बिल्कुल नहीं होंगे, 0% बादल छाए रहेंगे। तो दोस्तों ये रहा मौसम का मिजाज और कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।